नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम का जो एक कह लीजिए कि हवा है, भूत है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे को समेटने की कोशिश चुनाव आयोग ने भरपूर की, लेकिन यह हंगामा सिमटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक बार फिर अब चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा सवाल आया है। एक निलंबित इंस्पेक्टर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने चुनाव क्षेत्र में ईवीएम से दूर जाने के लिए उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले थे। ये उस निलंबित इंस्पेक्टर का दावा है और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जिससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ईवीएम के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की जाती है बल्कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है। और उसके बाद बीड जिले में जहां से धनंजय मुंडे आते हैं, एनसीपी के नेता, उनके खिलाफ एक व्यक्ति उसको मार दिया गया था। बड़ा वहां पर विवाद हुआ था, बाद में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से अब एक बार वो घिरे नजर आ रहे हैं, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब एक इंस्पेक्टर को ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं ईवीएम को मैनेज करने के लिए, पूरी मशीनरी को मैनेज करने के लिए। और एक बड़ा सवाल, चूंकि महाराष्ट्र में शुरू से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि वहां पर चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मरकटवाड़ी गांव और कई और गांवों में वहां के लोगों ने मॉक पोलिंग की और ये बताने की कोशिश की कि हमने जहां वोट डाला है वहां वोट नहीं पड़े हैं। ये क्या मामला है जिस मामले में धनंजय मुंडे पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं? निलंबित इंस्पेक्टर ने आरोप लगाए हैं और क्या कहा है उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको लेकर विपक्ष ने न जाने कितनी शिकायतें चुनाव आयोग में की हैं, उस पर एक बार फिर चुनाव आयोग गिरता नजर आ रहा है। और वो इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पर तैनात थे, उनको ऑफर किया गया 10 लाख रुपए। ऑफर नहीं किए गए, उनको दिए गए, ऐसा उनका दावा है। अमलेंदु जी। हाँ, उनका दावा यह है कि धनंजय मुंडे के लोगों ने उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दिए। और यहाँ तक है कि उनको एक जो वाल्मीकि करार वाला मसला था जिसकी वजह से धनंजय मुंडे की मंत्री पद गया है, उसको लेकर भी कि उनका एनकाउंटर जो है वो कराने के लिए यही उनको पैसा ऑफर किया गया था। और ये कहा गया था कि अगर आपकी 25 साल की नौकरी है तो उसके हिसाब से आपको हर्जाना दे दिया जाएगा, आगे की नौकरी का मतलब पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा और 24 घंटे आप रिवाल्वर लेकर हैं। महत्वपूर्ण बात समीर जी ये है कि इसका अभी तक किसी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, ना तो धनंजय मुंडे की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है और ना सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। और वो जो PSI है, रंजीत कसाले उनका नाम है, जो और वो मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा जो है वो घोटाला ईवीएम का हुआ है। ये उनका साफ तौर पे आरोप है और ये बताया कि ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए धनंजय मुंडे के लोगों ने उनके अकाउंट में जमा करा दिए। बहुत बड़ा आरोप है। और उनका कि मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन वो आत्मसमर्पण करते उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया ताकि वो और ज्यादा मुंह ना खोलने पाए। जी बिल्कुल। तो मीडिया के सामने उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, बड़े आरोप लगाए हैं कि किस तरह से उन्हें ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में दिए गए। और ये एक व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं, इंस्पेक्टर रहे और वहीं पर वो तैनात थे जहां बीड जिले में, जो कि धनंजय मुंडे की विधानसभा थी। वहां से धनंजय मुंडे भारी बहुमत से जीते थे और हारने वाले जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता थे, उन्होंने तभी उसी समय सवाल उठाए थे और ईवीएम की धांधली को लेकर उन्होंने भी शिकायतें दर्ज कराई थी। लेकिन इन सारी शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसी तरह से जैसे दूसरे नेताओं ने शिकायतें दर्ज कराई थी। और संजय राउत ने, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो तो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं और प्रमाणों के साथ। उनका कहना कि आरोप निराधार नहीं है, ये प्रमाण है। और 40 लाख जो एक रिजर्व वोट्स होते हैं, उसकी बात सबसे पहले उन्होंने ही कही थी, जिसको बाद में चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, इस तरह की गलतियां हुई हैं। तो अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ये एक बड़ा प्रमाण, मुद्दा तो पहले से ही है, एक बड़ा प्रमाण मिला है कि किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम को मैनेज किया गया, पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को हैक किया गया और वो भी पैसे के दम पर, पावर के दम पर। अब इसका आगे और क्या होता है, लेकिन इसमें जा चुके हैं जो हारे हुए नेता थे एनसीपी शरद पवार गुट के,
उन्होंने एक याचिका दायर की है और जांच की मांग की है इस पूरी प्रक्रिया की। क्या होती है जांच, लेकिन एक बार फिर बड़े जो सवाल हैं और ईवीएम को लेकर खासतौर पर अमलेंदु जी, उस पर चुनाव आयोग घिरता नजर आ रहा है। बार बार ये मांग हो ही रही है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि हम ये पूरी तरह से फ्रॉड है, अब ये दिखाया जा रहा है कि वो फ्रॉड है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव जीतने में। हाँ बिल्कुल, कैसे चुनाव जीतने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये विपक्ष के आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लगाती हुई नजर आती है। समीर जी, जो ये परली विधानसभा क्षेत्र है जहां से धनंजय मुंडे जीते हैं, और उनके खिलाफ जो थे वो राजा साहेब देशमुख थे, जो एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी थे, और हालांकि उनसे वो काफ़ी अंतर से हारे, लेकिन इसके बाद जो है वो कासले के जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद देशमुख ने कहा है कि उस मामले की जांच के लिए अदालत में जाएंगे। और इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि दमानिया, वो भी धनंजय मुंडे की जीत के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर चुकी हैं। इस बीच जो है राजा साहब जो देशमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, और उन्होंने सवाल किया है कि अगर सिर्फ कासले को 10 लाख रुपए दिए गए हैं तो बाकियों को कितना दिया गया होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए भी अदालत जाएंगे। तो ये है कि जो निलंबित पुलिस निरीक्षक है रणजीत कासले, उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान परली निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और इसके लिए उन्हें अलग कर दिया गया और फिर उनके खाते में 10 लाख रुपये डाले गए, और ये 10 लाख रुपये धनंजय मुंडे के लोगों ने डाले। ये आरोप है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से भूचाल आया हुआ है, और ये मामला पूरे देश में उठ रहा है कि किस तरीके से ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, और एक एक पुलिस अधिकारी को 10-10 लाख रुपए अगर दिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक एक क्षेत्र में कितना कितना रुपया खर्च किया जाता होगा। बिल्कुल वही वहाँ कहा गया था, कितने संजय राउत ने ही कहा था कि एक एक विधानसभा सीट पर कितने करोड़ रुपए, शायद उन्होंने 50 करोड़ या कुछ इस तरह का आंकड़ा दिया था कि वो खर्च किए जा रहे हैं। अब क्या रणजीत कासले जो निलंबित इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, और ये आरोप ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो पुष्ट होने वाले आरोप हैं कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए हैं। ये भी नहीं कि उनको ऑफर किया गया और कहा गया कि आप वहां से दूर रहिए, इसके लिए उनको दिखा कि ईवीएम से आप दूर रहिए। तो एक बड़ा आरोप लगाया गया है, और महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित तौर पर भूचाल आने वाला है। धनंजय मुंडे को सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की चुनावी प्रक्रिया पर जबरदस्त सवाल उठ रहे हैं लगातार जब से वहां पर सरकार बनी है, कि किस तरह से वहां मैनेज किया गया है, और ईवीएम को मैनेज किया गया, पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनेज किया गया, और उसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। संजय राउत का यह आरोप था। संजय राउत का वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, हमारे पास होगा, पुराना बयान है, लेकिन अब आने वाले दिनों में, और उन्होंने कहा था कि ये महाराष्ट्र, ये जिस तरीके से चुनाव यहाँ महाराष्ट्र में हुए हैं, अब वही उसी तरीके से बिहार में भी होने की तैयारी है, दिल्ली में भी होने की तैयारी है। तब दिल्ली में चुनाव नहीं हुए थे, उसके बाद वही पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो दिल्ली में भी चुनाव जीता गया, बीजेपी चुनाव जीती, उसके बाद महाराष्ट्र में जीत ही चुकी थी, हरियाणा में जीती, बिहार और पश्चिम बंगाल की तैयारी अभी बची हुई है, क्या होगा। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया और कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि पुलिस अधिकारियों को वहां पर जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं, ईवीएम की सुरक्षा में तैनात, उन लोगों को पैसे देकर वहां से दूर किया जा रहा है और अपने ढंग से, अपने तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अपने तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है, और पुलिस अधिकारियों को पैसा दिया जा रहा है, और सिर्फ पुलिस अधिकारियों को ही पैसा ये नहीं दिया जा रहा होगा, ये और जगह भी पैसा जा रहा होगा। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, चूंकि वो जो देशमुख साहब हैं वो खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर एक ही अधिकारी को इतना दिया गया तो बाकी जगहों पर कितना पैसा दिया गया होगा, ये भी है। और आपको याद होगा कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि संजय राउत जो थे, उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि ये जो 39 लाख फ्लोटिंग वोट हैं, ये नाम वही रहेगा, आधार कार्ड यही रहेगा, ये महाराष्ट्र आए हैं और यहाँ के बाद कुछ दिल्ली आए हैं, अब ये बिहार चले जाएंगे, ये उनका कहना था। ये बाइट हम लोग सुनवा भी सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ और सुप्रिया सुले के साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने ये आरोप लगाया था संजय राउत ने, और गंभीर आरोप था। अब ये चीज़ें सामने आती जा रही हैं साफ तौर पर। जी बिल्कुल, संजय राउत का वो पुराना बयान, जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, उसमें उन्होंने कहा था कि फ्लोटिंग वोटर्स हैं चुनाव आयोग के पास, जो हर विधानसभा में इस्तेमाल होते हैं। लोकसभा में भी इस्तेमाल हुए, लेकिन लोकसभा में वो सारे जगह इस्तेमाल नहीं हो पाए। कैसे,
बताया था संजय राउत ने। और अब जिस तरह से रंजीत कासले जो निलंबित इंस्पेक्टर हैं महाराष्ट्र पुलिस में, उन्होंने जो बयान दिया है कि उनको 10 लाख रुपए दिए गए कि वो ईवीएम से दूर रहें, ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। संजय राउत को सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या था ईवीएम को लेकर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, तो ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, बीजेपी के फ्लोटिंग वोटर्स हैं। चुनाव आयोग की मदद से वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक ही आईडी पर वो वोटर्स हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो जाते हैं, वोट डालते हैं और एक ही पार्टी को वोट देकर आते हैं। अब जिस तरीके से ये रंजीत कासले का मामला सामने आया है, धनंजय मुंडे पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो अब एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव के पहले से भी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से कई शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई अलग अलग पार्टियों की ओर से। उसके बाद संयुक्त रूप से भी इंडिया गठबंधन ने शिकायत दर्ज कराई और यहाँ की उसके बाद फिर उड़ीसा में बीजू जनता दल के भी नेताओं ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। पहले शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बाद में शिकायतों को माना गया कि हाँ गलतियां हुई हैं। लेकिन अब एक बड़ा आरोप लग रहा है कि किस तरह से ईवीएम को ही नहीं मैनेज किया गया, पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनेज किया गया और उसी तरीके से सरकार बनी है कई राज्यों में भी और लोकसभा चुनाव में भी। हाँ बिल्कुल, ये आरोप लग रहा है साफ तौर पर कि लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के जरिए सरकार बनी है, मतलब जनता ने सरकार नहीं बनाई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की सरकारें भी इसी तरीके से बनी है, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा था, समीर जी, साल भर से ज़्यादा हो गया जब मुंबई में वो थे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा था। उसको भी हम लोग सुनेंगे कि उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था। और लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम मशीनें जो हैं वो उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेशन कर रही है। और इसमें केवल ईवीएम ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के जरिए किस तरीके से होता है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो राहुल गांधी को सुनेंगे उन्होंने क्या कहा था और सीधे तौर पर निशाना साधा था कि अगर ईवीएम ना हो, मीडिया ना हो तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। ईवीएम को लेकर बड़ा कैंपेन चलाने की बात कही है। अभी पिछले दिनों जब गुजरात में नेशनल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त हमला बोला था ईवीएम को लेकर और यह कहा था कि इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी। खैर, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि किस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी और उसमें चुनाव आयोग उसकी मदद करता है। सुन लेते हैं राहुल गांधी को। बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है।
तो ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीतती है। ईवीएम ना हो तो बीजेपी ना तो केंद्र में चुनाव जीते और ना ही राज्यों में चुनाव जीते। बड़ा आरोप लगाया था और आरोप लगातार लग रहे हैं। कोई राहुल गांधी ने ही नहीं लगाया था, कांग्रेस पार्टी ही नहीं लगा रही है, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल लगा रहे हैं। और यही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल रही पार्टियां भी लगा रही हैं। बीजू जनता दल उसमें काफी मुखरता के साथ अब सामने आई है, जिसने ईवीएम में और चुनावी प्रक्रिया में घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा प्रमाण मिला है। जिस तरह से रंजीत कासले जो इंस्पेक्टर हैं, निलंबित हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से धनंजय मुंडे पर 10 लाख रुपए देने का आरोप लगाया है कि चुनाव ईवीएम से दूर रहने के लिए उनको 10 लाख रुपए दिए गए हैं, ये अब बहुत बड़ा एविडेंस है ईवीएम के खिलाफ। और चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से हैक करने के आरोप लगते रहे हैं कि सरकार के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करा रहा है। अब एक बड़ा प्रमाण, ये निश्चित तौर पर मजबूत प्रमाण विपक्ष के हाथ लग गया है। विपक्ष के हाथ बड़ा प्रमाण लगा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि और लोग भी जाएंगे और ये मामला और ज़्यादा बढ़ेगा और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे जाएंगे और अदालतों में भी लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो प्रत्याशी थे राजाजी देशमुख साहब जो हैं, जो एनसीपी शरद पवार के थे, उन्होंने तो कहा ही है कि वो जाएंगे नए खुलासे के बाद। तो और लोग भी इसको लेकर और जगहों पर भी जा सकते हैं और ये नया सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। और एक तरह से कहा जाए कि ये मामला जो था वो था एक एनकाउंटर से जुड़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी थी, क्योंकि वो उसमें फंसे इंस्पेक्टर साहब, उसलिए उन्होंने फिर सारा राज उगल दिया कि धनंजय मुंडे के लोगों ने क्या क्या किया। तो ये सिर्फ एक धनंजय मुंडे के लोगों ने एक ही जगह नहीं किया, ये और जगह भी हुआ होगा, इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं समीर जी। हाँ, और ये वही मामला है अमलेंदु जी जो मर्डर का आप जो बता रहे हैं, जिसमें धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा और उसमें भी कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के लिए पैसे दिए, ऑफर किए गए। एनकाउंटर के लिए ऑफर किए गए, छोटी मोटी रकम नहीं, 1.5 करोड़ की ऑफर किया गया। तो 1.5 करोड़ रुपया का किसी के एनकाउंटर के लिए ऑफर किया जा रहा है तो उसके पीछे बहुत गंभीर चीजें कुछ ना कुछ रही होंगी, वरना 1.5 करोड़ रुपया कोई किसी को मरवाने के लिए क्यों दे देगा समीर जी? बड़ा वैसा प्रश्न है। और वो इंस्पेक्टर जो है उसने खुलकर बातें कही, मीडिया के सामने बातें कही और ये कहा कि मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि गिरफ्तार नहीं किए होते तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी बातें और निकल कर आ सकती थी। तो ये जो आ रहा है, तो आरोप तो ये शुरू से लगते रहे कि महाराष्ट्र की सरकार हर हाल में बीजेपी को चाहिए, क्यों चाहिए, अब ये बात समझ में आ रही है। जी बिल्कुल, हर हाल में चाहिए, लेकिन क्या वहां के लोग चुनाव में वोट देकर सरकार बनवाना चाहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा था। और आरोप लग रहे थे कि लोगों के, मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है, बल्कि ईवीएम में जो वोट डाले गए उसकी बदौलत जीती है। ईवीएम में वोट कहां से आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अब रंजीत कासले जो निलंबित इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो खुलासे किए हैं, जो बातें बताई हैं, वो बहुत हैरान करने वाली हैं और सीधे सीधे पूरी चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। एक बार सुनेंगे क्यों कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, खत्म कर देना चाहिए इसको, बिल्कुल इससे चुनाव नहीं कराना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं, ये क्यों कहा गया था। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन अब जिस तरीके से रंजीत कासले ने ये बात बताई है कि ईवीएम को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बाद ये मुद्दा अब और ज्यादा जोर पकड़ने वाला है और घेरने वाला है न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, बल्कि केंद्र सरकार को भी और महाराष्ट्र की राज्य सरकार को भी। सुनेंगे, लेकिन बार बार ये कह रहा है विपक्ष की ईवीएम से चुनाव ना हो और चुनाव जीतने के बावजूद विपक्षी नेताओं का कहना है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार ईवीएम को लेकर काफी ज्यादा वो है, उसको बहुत भरोसा है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, जबकि पूरी दुनिया में ईवीएम पर संदेह जताए जा चुके हैं। फुल प्रूफ उसको नहीं बताया गया है, पर भारत का चुनाव आयोग उसको अभी भी फुल प्रूफ मान रहा है। हाँ, भारत का चुनाव आयोग अभी भी फुल प्रूफ मान रहा है, जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद जो है संदेह जता चुका है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कुछ नहीं हो सकता है और बहुत फुल प्रूफ है। अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में खड़े होकर कहा था चुनाव जीतने के बाद, जब मोदी जी ने कहा था कि क्या ईवीएम मर गया, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं 37 नहीं 80 की 80 सीटें यूपी में जीत जाऊं, तब भी ईवीएम पर मुझको भरोसा नहीं है। तो वो भी हम सुनेंगे कि अखिलेश यादव ने उस समय क्या कहा था। तो ये ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर अभी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी जो है, निलंबित इंस्पेक्टर है, उसकी गिरफ्तारी के बाद और संदेह के बादल जो है वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल, संदेह जो है वो और पुख्ता हो गए हैं। जो प्रमाण है ईवीएम को लेकर, चुनावी प्रक्रिया में धांधली को लेकर, वो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, ईवीएम को लेकर उन्होंने क्या कहा था और क्यों बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है।
की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ये, अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने भी देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी 8-9 अप्रैल को ही ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अहमदाबाद में, उसमें ये कही और कही कि बड़े पैमाने पर अगर चोरी की जा रही है तो वो चोरी पकड़ी जाएगी। महाराष्ट्र के ही विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही और अब आप देखिए
धीरे धीरे उसमें शामिल लोग खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में धांधली की गई है, चुनावी प्रक्रिया में धांधली की गई है। हाँ बिल्कुल, ईवीएम की धांधलियां जो लगातार आरोप लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे खुल के आपस में जब झगड़े हो रहे हैं तो सामने निकल कर आ रहा है कि कहाँ का क्या हुआ था। अब ये अगर वाल्मीकि कराड़ के एनकाउंटर वाला मसला ना हुआ होता और वो रणजीत कसले उसमें ना फंसा होता तो ये ईवीएम का मसला भी खुलकर सामने नहीं आता। तो यानी एक तरीके से एक अपराध से जुड़ी हुई कड़ियाँ जो होती हैं तो उसमें बहुत से अपराध खुलकर सामने आ जाते हैं। उसी तरीके से ये मसला खुलकर सामने आ गया और उसने साफ साफ कहा कि इनके लोगों ने इसके बदले 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा भी करा दिए पुलिस इंस्पेक्टर के, धनंजय मुंडे के लोगों ने। तो ये तो डॉक्यूमेंट की प्रूफ एक तरीके से हो रहा है, उसका जो अभियुक्त है उसका ये कबूलनामा अपराध का है। तो अगर इतना बड़ा बयान उसका आ चुका है सामने तो इस पर तो अदालतों को भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेती हैं तो जो लोग जा रहे हैं दूसरे इसके खिलाफ, धनंजय मुंडे के खिलाफ, जो देशमुख समाज से जो थे उनका याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मसला उठेगा और चूंकि अब इसके धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और भी लोग सामने आ सकते हैं किस किस को किस तरीके से पैसे दिए गए। जी बिल्कुल, इसमें एक तमाम लोग अभी सामने आ रहे हैं और बहुत सारी याचिकाएं गई ही हैं। तमाम हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में बहुत सारी याचिकाएं गई और लोग प्रमाणों के साथ गए, चुनाव आयोग में भी गए, नहीं सुना गया तो कोर्ट में भी गए और महाराष्ट्र में भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। लेकिन अभी तक उनको टालता रहा है चुनाव आयोग, पर अब टालना मुश्किल लग रहा है जिस तरह के प्रमाण उसको लगातार मिल रहे हैं। शुरू में अमलेंदु जी जिस तरह से मरकटवाड़ी गांव के लोगों ने एक बहुत एक्शन लिया और उन्होंने मॉक पोलिंग की, वहां पर चुनाव आयोग ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कई गांवों में ये सारी चीज़ें हुई तो चुनाव आयोग को बैकफुट पे आना पड़ा। और अब जिस तरह से उसमें शामिल, उस धांधली में शामिल लोग खुद ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए अब बड़ा मुश्किल होगा। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसको डिफेंड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें शामिल लोग खुद ही बता रहे हैं कि मुझे पैसे दिए गए हैं, 10 लाख रुपए दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप ईवीएम से दूर रहिए, ईवीएम के साथ जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, आप चुप रहिए, और उसके लिए 10 लाख रुपए दिए गए। यही कारण है कि विपक्ष कह रहा है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा था लोकसभा में कि ईवीएम से जब तंज कसा गया कि अब ईवीएम कहां चला गया है तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 37 सीट नहीं, अगर हम 80 की 80 सीट जीत जाते तब भी हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से। यानी अब कुल मिलाकर ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने वाली है। हाँ, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है और बैलेट पेपर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 नवंबर 2024 को जो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस का, उसमें साफ तौर पे कहा था कि राहुल गांधी एक यात्रा निकालें और वो यात्रा जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर हो, पूरे देश भर में यात्रा निकालें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। वो भी हम उस बाइट सुनेंगे कि उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। लेकिन अब ये जिस तरीके से सामने आ रहा है रणजीत कसाले का मामला, इसके बाद अब ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव बंद होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर ये बार बार बातें आती हैं कि ईवीएम केवल उन देशों में है जहां तानाशाही है और जहां भी लोकतंत्र है वहां ईवीएम नहीं है। यहां तक कि अमेरिका में भी मोदी जी के मित्र जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जी के सामने कह चुके हैं कि ईवीएम बहुत खराब चीज़ है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अगर मोदी जी के मित्र कह रहे हैं तो मोदी जी को मान लेना चाहिए, यहाँ भी चुनाव को मान लेना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और ये एक तरीके से साफ सामने आ रहा है कि ईवीएम से कुछ घपले होते हैं। अब इन चीज़ों पे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से अब सामने आ रहा है, यहाँ तो वो खुद कह रहा है कि 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा करा दिए गए पुलिस इंस्पेक्टर के। और वही देशमुख जो उसके धनंजय मुंडे के खिलाफ प्रत्याशी थे एनसीपी शरद पवार के, वो कह रहे हैं कि अगर एक अधिकारी को इतने रुपए दिए गए तो समझिए कितने लोगों को कितने रुपए दिए गए होंगे। यानी समीर जी, जो संजय राउत ने विधानसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25-25 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और गुजरात से 3000 करोड़ रुपए आए हैं। अब ये उनके आरोप थे, कहां से आए क्या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका आरोप ये था कि 25-25 करोड़ रुपए एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए आए हैं और इसी तरीके से खर्च किए जाएंगे, बूथ खरीदे जाएंगे। तो ये आरोप अब सच होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, वहां तमाम मतदाताओं को भी पैसे बांटने की खबरें आ रही थी और कई इस तरह से पकड़े भी गए थे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है कि कैसे पुलिस और प्रशासन को मैनेज करने की कोशिश की गई, पैसे दिए गए और सीधे तौर पर उसमें शामिल व्यक्ति खुद बता रहा है कि 10 लाख रुपए दिए गए कि आप ईवीएम से दूर रहिए। सुनते हैं क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल कि क्यों
इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है। ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम में क्या कुछ हो रहा है और ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। उन्होंने एक दूसरे सम्मेलन में कहा था, पिछले साल कहा था कि इसके खिलाफ एक बड़े अभियान की, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो बैलेट पेपर चाहिए, उस तरह की यात्रा, यानी एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और जैसे जैसे ईवीएम के बारे में धांधलियों का खुलासा हो रहा है, अब वो आंदोलन की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होती जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 8 और 9 अप्रैल को, अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल अपने अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो इस पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। इसको लेकर अब एक बड़े कैंपेन की शुरुआत होने वाली है। और इस मामले में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। सारी पार्टियों की यही मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आपको समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की वो बयान भी सुनवाएंगे जब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम सारी सीटें जीत जाएं और हम अपनी सरकार बना लें, तब भी हम नहीं कहेंगे कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। सुनते हैं क्या कहा था अखिलेश यादव ने लोकसभा में। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर खड़े। तो जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अब बड़ी लड़ाई की संभावना दिख रही है अमलेंदु जी। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, जिस तरीके से अब ये रंजीत कासले का मामला सामने आया है। हाँ बिल्कुल, रंजीत कासले का जो मामला सामने आया है, इससे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है समीर जी कि मामला ये गंभीर है और ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए गए हैं और इन आरोपों के पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी। दूसरी बात यह है कि इस पर बीजेपी की तरफ से भी या उनकी तरफ से एनसीपी या अजीत पवार की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सब खामोश हैं। तो खामोशी क्यों बंद है, इस पर अख्तियार की हुई है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये साफ समझ में आ रहा है कि खामोशी जो है उसका कारण यही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। जी बिल्कुल, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा। और चूंकि उस समय तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थीं, यानी भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से सरकार बनाने का खेल किया बीजेपी ने और उसमें एकनाथ शिंदे को बाहर कर दिया मुख्यमंत्री पद की दौड़ से, तो तीनों पार्टियों में इस समय अब विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। जब विवाद है तो फिर बहुत सारे मसले निकल कर भी आ रहे हैं कि कैसे ये चुनाव जीता गया है। अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये चुनाव कितनी ईमानदारी से लड़ा गया और जनता का कितना बड़ा समर्थन उसको हासिल था, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद जनता ही कह रही थी कि हमने तो वोट वहाँ दिया ही नहीं जिसकी जीत हो रही है। और लगातार एक दो जगह से नहीं बल्कि इस तरह से तमाम जगहों से ऐसी खबरें आई। और अब चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी खुद बता रहे हैं कि उन्हें ईवीएम से दूर रहने के लिए पैसे दिए गए।
हाँ, चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, वो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि उनको 10 लाख रुपए दिए गए, उनके अकाउंट में जमा करा दिए गए। धनंजय मुंडे के लोगों ने उनके अकाउंट में जमा कराया, ये मीडिया के सामने बयान दिया रणजीत कसले, जो निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर है, उसने। और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और EVM से दूर रहने के लिए उनको पैसे ऑफर किए गए थे। तो ये जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से भूचाल आया हुआ है। और ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुकेगा, ये पूरे देश भर में जाएगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में ये किया जा सकता है तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हैं। अगर महाराष्ट्र की सरकार अवैध है तो केंद्र की मोदी जी की सरकार भी अवैध है। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तीनों को सुना। तीनों का एक तरीके से कहा जाए, पहले भी वो लोग कहते हैं महाराष्ट्र को लेकर तो अभी जो था वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गुजरात में, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी थी। हम लोगों ने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में इस धांधली को लेकर। लेकिन अब एक चीज़ और भी देखने में आती है अमलेंदु जी की सरकार के खिलाफ, यानी सरकार मतलब अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई भी बोलने की कोशिश करता है या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ कहता है तो उसके खिलाफ भी एक ऐसी ब्रिगेड तैयार हो जाती है जो आलोचना करते समय शब्दों की और भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों तमिलनाडु में जो फैसला दिया, यानी वहाँ पर गवर्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और ये कहा कि गवर्नर इस तरीके से राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को नहीं रोक सकते हैं, उसको लेकर एक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर जब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, उस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किस तरह से सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है। लेकिन अब एक ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो गलत किया है, जैसा कि जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। क्योंकि तमाम वकील हैं, बौद्धिक लोग हैं, संविधान के जानकार हैं, इस मामले में जगदीप धनखड़ की आलोचना करते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जगदीप धनखड़ की आलोचना करते दिखाई पड़ रहे हैं। और आज समीर जी, जो शिवसेना उद्धव गुट का अखबार है सामना, उसने अपना संपादकीय लिखा है। उस संपादकीय का शीर्षक ये दिया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। फिर से बता दें क्या लिखा है संपादकीय का शीर्षक दिया है। शीर्षक दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। और ये संपादकीय लिखा गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस वक्तव्य पर जिस पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बहुत तगड़े हमले किए। तो ये कहा था कि मतलब कानूनी आउटरीच, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल उसके हाथ में लग गया है, ये उन्होंने कहा था। ये देखिए हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि उसका क्या छपा है उसमें। तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। आप पढ़ के भी बताइए। बिल्कुल, ये उस पर संपादकीय में ये तो शीर्षक है उसका कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। इसमें आगे लिखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के बाबत देश का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। यह कहना संसदीय होगा कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति सरकार की चमचागिरी करते हैं, लेकिन यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। न्यायालयों को राष्ट्रपति के लिए किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे उपराष्ट्रपति ने मार्गदर्शन करते हुए कहा है कि अदालतों को सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद है और उससे संविधान की गरिमा और सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है। आगे इसी में लिखा गया है कि इससे उपराष्ट्रपति को झटका लगा और उन्होंने कहा ऐसे लोकतंत्र की देश को उम्मीद नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। उपराष्ट्रपति को इस तरह के लोकतंत्र का अंदाजा नहीं था, तो उन्हें किस तरह के लोकतंत्र की उम्मीद है, ये सवाल उठाया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को बिना किसी कारण के लटकाए रखा और एमके स्टालिन की सरकार अड़चन में आ गई। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यपालों को कठोर शब्द सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश भर के राज्यपालों द्वारा राज्य में जनता द्वारा नियुक्त सरकारों को अनदेखा करने के प्रयासों पर तीखे प्रहार किए। तो ये इसी बात पर कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब जनता द्वारा निर्वाचित वहाँ की विधानसभा है और उस पर वो कोई कानून बना रही है, विधेयक पारित कर रही है, उसको राज्यपाल उस पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाएंगे। आगे लिखा है उसी संपादकीय में कि राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं भाजपा की गंदी राजनीति का अड्डा बन गई हैं। विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिशें राजभवन में होती हैं।
ये किस संवैधानिक अधिनियम में फिट बैठता है। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीधे तौर पर अस्थिरता और फूट को बढ़ावा दिया। ये महाराष्ट्र में तब इनकी सरकार थी शिवसेना की, और खुद उपराष्ट्रपति राज्यपाल रहे अमलेंदु जी, उनका कार्यकाल भी बेहद विवादित रहा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से अभी है राज्यसभा के सभापति के तौर पर। हाँ बिल्कुल, राज्यपति मतलब जो राज्यसभा में बैठकर जगदीप धनखड़ करते हैं वैसा ही आचरण उनका गवर्नर रहते हुए था। यानी वो अपने संवैधानिक पद का दायित्व नहीं करते हैं, बल्कि स्वयंसेवक बनकर आरएसएस के वो काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वही उनकी भाषा, वही उनकी शब्दावली होती है। 70 सालों में पहली बार ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दो बार अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में आ चुका है। तो ये उनको खुद देखना चाहिए। और बड़ा सवाल उठाया है दूसरे लोगों ने कि आप भाषण देते फिर रहे हैं न्यायपालिका पर और राज्यसभा में आप क्या कर रहे हैं उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति से ऊपर राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति भी संवैधानिक मतलब संविधान में एक तरीके कहा जाए वो शोपीस है। वो अपने मन से कोई फैसला नहीं कर सकता, उसको कैबिनेट की सलाह पर चलना होता है। कैबिनेट की सलाह पर करता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय किस हैसियत से जगह जगह भाषण देते फिर रहे हैं? क्या कैबिनेट ने उनको ये भाषण लिख कर दिए हैं? उपराष्ट्रपति को ये बताना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें वो बिना मतलब उसकी अनुमति के कैबिनेट की अनुमति की आप एक शब्द नहीं बोल सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, कॉमा फुल स्टॉप कॉमा था आप नहीं बदल सकते। आपको सब कुछ जो है वो कैबिनेट की सहमति से करना है। तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है उनको बताना चाहिए कि क्या उनको ये भाषण कैबिनेट ने लिख कर दिया था, कैबिनेट से पास हुआ था, तब जाकर उन्होंने भाषण पढ़ा। आखिर वो किस हैसियत से ये बातें कर रहे थे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। कल कपिल सिब्बल जो देश के जाने माने वकील हैं उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात की थी। लेकिन यहाँ जो एक और बात इस संपादकीय में कही गई समझिए, वो भी अगर आप बताएं दर्शकों को तो ज़्यादा बेहतर है। लिखा है संपादकीय में, लंबा संपादकीय है कि राष्ट्रपति महाराष्ट्र में संविधान की हत्या को रोक सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ को इस तरह के लोकतंत्र की उम्मीद थी? उपराष्ट्रपति ने बकवास राज्यपाल को संविधान की रक्षा के लिए मार्गदर्शन नहीं दिया और उन्होंने राजनीतिक दबाव में महाराष्ट्र के मामले पर निर्णय लेने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी कठोर शब्द सुनाए। आज अगर जजों ने कुछ गलत किया तो महाराष्ट्र के मामले में भी गलत किया, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में संविधान की हत्या सरकार द्वारा प्रायोजित थी, इसलिए उपराष्ट्रपति को शायद ये नजर नहीं आया, उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली। तो ये सारी बातें हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। और एक जो आर्टिकल 142 की बात हो रही है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उनको अगर लगता है कि न्याय के लिए ज़रूरी है तो वो आदेश पारित करें, फैसला सुनाएं, उस अधिकार का प्रयोग किया और उस अधिकार के लिए उसको न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं। एक तरह से तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर और ये कह रहे हैं कि वो कानून बनाने का अधिकार अपने पास ले रही है। कानून बनाने का अधिकार तो संसद के ही पास है, कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि कानून बनाने में अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा, प्रक्रिया का पालन नहीं होगा, तो उसे देखने वाला सुप्रीम कोर्ट ही है। क्या कहा है कपिल सिब्बल ने, एक बार सुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं, बहुत ही सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, वो क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन
आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 142 संविधान ने दिया हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट अपने आप उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा है। संविधान में जो दिए गए अधिकार उन्हीं के तहत वो फैसले दे रहा है और आदेश जारी कर। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी की जो फैसला आपको पसंद आएगा वो उसको आप कोट करोगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और जहां आपके खिलाफ कोई बात आ गई तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से और ऐसे आप कहने लगेंगे कि वो खराब है। और यही एक आर्टिकल 142 के ही तहत जो अयोध्या का विवाद था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत फैसला दिया था, आदेश पारित किया था। लेकिन इसको लेकर अब बहुत ज़बरदस्त हमलावर है ये सामना का जो संपादकीय है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। इसी में आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं करते बल्कि सरकारी आदेशों का पालन करते हैं। ऐसे आरोप आम हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जब राष्ट्रपति भवन जाते हैं तो उन्हें दही चना खिलाया जाता है। मोदी को भी यही खिलाया गया। राष्ट्रपति भवन में संविधान की ऐसी दही कभी नहीं खिलाई गई। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद का अधोपतन पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा हुआ है। खुद की पार्टी की मूक कठपुतलियों को संवैधानिक पदों पर बैठाया गया। मणिपुर 3 साल तक जलता रहा और सरकार वहां की अबलाओं पर हो रहे अत्याचारों और हत्याओं को देखती रही। आश्चर्य तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के सर्वशक्तिमान जिन्होंने 2 साल तक मणिपुर पर चर्चा की इजाजत नहीं दी, वे संसद के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। क्या लोकतांत्रिक उपराष्ट्रपति से ये उम्मीद की जाती है कि वो संसद में विपक्ष के नेता के भाषण के दौरान उनका माइक बंद कर दें? न्यायाधीशों से सुपर पार्लियामेंट होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को संसद में लाने वाले कौन हैं? न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद का प्रलोभन देकर मन माफिक काम कराने वाले कौन हैं? तो ये सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है सामना के संपादकीय में कि राज्यपाल जो हैं और उपराष्ट्रपति इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और ये साफ समझ में आ रहा है। और ये संपादकीय जब जहाँ खत्म हो रहा है समीर जी, वो साफ तौर पे लिख रहा है कि जब खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है तो पार्लियामेंट का गला घोटने वाले कौन है? यानी ये सीधे सीधे उपराष्ट्रपति की तरह है। उपराष्ट्रपति के कड़े बोल सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष कल संसद में मांग कर सकता है कि देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। ये इसके साथ ये संपादकीय खत्म होता है। बहुत गंभीर सवाल इस संपादकीय में समीर जी उठाए गए हैं। एक राजनीतिक दल का अखबार भले ही है, लेकिन उसका संपादकीय जो है वो जो सवाल उठा रहा है वो बहुत कायदे के हैं। और ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है खुद उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो नेता का विपक्ष जो है राज्यसभा में उनका माइक बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं तो संसद स्थगित कर दी जाती है। उपराष्ट्रपति का आधा घंटा भाषण होता है और नेता विपक्ष खड़ा होता है बोलने के लिए, उसको चुप करा दिया जाता है। सत्ता पक्ष लोगों को हल्ला मचाने की खूब जो छूट दी जाती है। तो किस आधार पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद की सर्वोच्चता की बात कर सकते हैं? ये वही उपराष्ट्रपति हैं समीर जी जिन्होंने थोक भाव में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया। तब शर्म नहीं आई, तब शर्म नहीं आई उपराष्ट्रपति को, तब संविधान की याद नहीं आया उपराष्ट्रपति को, तब संसद की सर्वोच्चता की ध्यान नहीं आया। यही चाहते हैं कि ये सब करते रहे, संसद में ये सारी चीजें होती रहे, सरकार ऐसा ही करती रहे। जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून पारित कर दिया गया ऐसे वक्फ संशोधन कानून पारित होता रहे। जिस तरीके से कृषि कानून पारित कर दिए गए थे पिछली लोकसभा में वैसे कानून पारित कर दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट खामोशी के साथ देखती रहे, और या उन्होंने जो किया है उस पर मुहर लगाती रहे कि बिल्कुल सही किया गया है, किसी तरह के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। लेकिन अगर सवाल उठाएगा सुप्रीम कोर्ट तब फिर उसकी आलोचना इस तरह से होगी।
हाँ बिल्कुल, तब फिर उसकी आलोचना होगी। इसकी ये साफ तौर पे समझा जा सकता है, और ये आलोचना क्यों हो रही है अब साफ समझ में आ रहा है कि जो सरकार जो है इसमें फंसी हुई दिखाई पड़ रही है समीर जी, साफ तौर पर। जी बिल्कुल, इसमें सरकार फंसी हुई दिखाई पड़ रही है और राज्यपालों की भूमिका लगातार विवादित रही है, चाहे केरल के राज्यपाल हों, तमिलनाडु के हों, पश्चिम बंगाल के हों। मौजूदा समय में भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अब वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी रुक जाइए 2-4 दिन, वहाँ स्थितियाँ सुधर रही हैं। पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको सुधारने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। सीधे तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो राज्यपाल नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं। यही बात काम किया था राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने, एन रवि ने। वो वहाँ के विधानसभा ने 10 विधेयक पारित किए थे और उस ज़रूरी थे वो कानून बनाने, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक उसको लटकाए रखा। और लटकाने के बाद उस पर बार बार पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं उसको सिग्नेचर कर रहे हैं, नहीं दिया गया। राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसको लटकाए रखा गया। तब सरकार वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है कि वो लंबे समय तक पॉकेट वीटो की तरह इस्तेमाल करे, यानी विधेयकों को लंबे समय तक लटकाए रखे। उसको लेकर तो राज्यपाल ने उसको सीधे तौर पर कहा कि आप 3 महीने से ज़्यादा अगर रखते हैं तो ये विधेयक अपने आप कानून बन जाएगा। और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के नाम पर भी उसको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। 3 महीने की सीमा मैक्सिमम है। अब इस पर ये तो राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है। राज्यपाल वहाँ रोड़े अटकाने के लिए नहीं होता है, बल्कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होता है। केंद्र सरकार और राज्य के बीच वो ब्रिज का काम करता है। केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखता है और राज्य सरकार के वहाँ जो काम हो रहे हैं उसको देखता है, उसमें कोऑपरेट करता है। हाँ, गलतियाँ होती हैं तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर वो केंद्र के पास भेजता है, लेकिन राज्य की विधानसभा अगर विधेयक पारित कर रही है तो उसको ज़बरन वो नहीं रखे रह सकता। ये संविधान कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने वही याद दिलाई कि संवैधानिक प्रावधान यही है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अब उसकी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही आलोचना कर रहे हैं। हाँ, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आलोचना कर रहे हैं। और इधर जिस तरीके से समीर जी ये राष्ट्रपति का और सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद जो पैदा करने की कोशिश उपराष्ट्रपति ने की है, हालांकि इस पर उसकी खूब मजम्मत हो रही है। तमाम संवैधानविद जो है वो मजम्मत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब स्पष्ट रूप से ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप हासिल नहीं कर लिया, ये संविधान ने दिया है। और 142 जो थी वो बिना किसी बहस के संविधान सभा में पारित हुआ अनुच्छेद। तो यानी कि सब इस पे एक मत थे। कि दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं कोई चेक एंड बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए। अब अगर कल को पार्लियामेंट ये पारित कर दे कि अब मोदी जी आजीवन जो है प्रधानमंत्री रहेंगे और अब कभी चुनाव नहीं होंगे, तो क्या ऐसे मान लिया जाएगा? तब क्या सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा? या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि अब देश में चुनाव होना ही नहीं है और अब जो है सुप्रीम कोर्ट कब्जा कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट चलाएगा देश को, तो क्या ये मान लिया जाएगा? इसीलिए चेक एंड बैलेंस की जो थी वो रखी गई। और केशवानंद भारती जो बनाम केरल सरकार जो मामला है उसमें तो स्पष्ट रूप से 7/6 के बहुमत से संविधान पीठ 13 जो की थी उसने फैसला दिया कि दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और सर्वोच्च संविधान है, ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है। तो ये बात बार बार होती है, बार बार ये बहस आती है, लेकिन ये साफ तौर पर समझा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधिकारों का उल्लंघन फिलहाल नहीं कर रहा है। कई बार हुआ उल्लंघन, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो। तब भी बहस हुई है कि ये उल्लंघन हो रहा है, लेकिन तभी उल्लंघन हुआ है कि या तो सरकार ने गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश की हो। आज सरकार जो है वो अपने अधिकारों का जो है उल्लंघन कर रही है। संसद के अधिकार जो है उनको आपने संसद में, आप संसद की दुहाई दे रहे हैं ना, तो क्या संसद में क्या प्रक्रिया का पालन किया गया ये कानून पास कराते हुए? 70 सालों में पहली बार है कि जेपीसी के 10 सदस्य जो थे वो निलंबित कर दिए गए और जेपीसी का अध्यक्ष जो है वो अकेला घूमता रहा और जेपीसी के सदस्यों को लेकर नहीं गया। तो आपने किस तरीके से जेपीसी चलाई? जेपीसी में डिसेंट नोट दिए गए, आपने उन डिसेंट नोट्स पर चर्चा नहीं की, वो डिसेंट नोट आपने लगाए नहीं उसमें बिल में।
तो अब किस आप तरीके देखिए वक्फ संशोधन कानून पे जिस पर आप जेपीसी की बात कर रहे हैं, किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में घिरी हुई है। अब उस पर भी जो आदेश पारित किए गए हैं, या मान लीजिए अगर वो फैसले बन जाते हैं तो फिर सरकार की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होने लगेगी। नहीं, अच्छा, और देखिए जैसा हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि भाई अगर आपका कानून इतना अच्छा था और आपने बहुत सोच कर बनाया था, तो आपका वकील जो है उसने क्यों वहां जाकर दलील नहीं दी, क्यों 7 दिन का समय मांग लिया, उसके मुंह में दही क्यों जम गया। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछ रहा था तो आपका वकील जो है वहां क्यों कह रहा था कि साहब इस पे बात मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्यों आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सवाल पूछ रहा था कि आपने संविधान के किन किन अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या आपने किया है कि नहीं किया, तो उसको जवाब देना चाहिए था। 7 दिन का समय आपने क्यों लिया, जबकि आपने कैबिनेट दाखिल किया हुआ था और कैबिनेट आपका 10 दिन पहले दाखिल हो गया था। तो आपको जो था उसमें तैयारी से कैसा जाना चाहिए था। यानी आपका वकील भी नहीं समझ पा रहा है कि इस कानून में आपने क्या गड़बड़ किया है, क्या झोल किए हैं। और फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आपने एक्स सीजीआई जो है उसको आप संसद में लेकर क्यों आए, किस लिए लेकर आए, क्या इसी तरीके के कानून तोड़ने के लिए आप लेकर आए उसको, ये सवाल जो सामना का संपादकीय उठा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं इधर। लेकिन एक जो बड़ी खबर एक और है समीर जी, एक जस्टिस बीबी नागरत्ना है जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर सवाल उठाया, एक तरीके से सीधे सीधे सरकार पर नाम लिए बिना प्रहार कर दिया है कि कम से कम मेरे जीते जी महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है वो लागू हो जाए। अविनाश जी हमारे साथी हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा कि दिल्ली ये चुनाव के समय में उसको बड़े बड़े होर्डिंग लगा दी गई थी, बधाई दी गई थी सरकार को, लेकिन पारित हुआ, लागू अभी तक नहीं हो पा रहा है। जी अविनाश। हाँ, 2023 में ये विधेयक पारित हुआ था और जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से तो लगातार सरकार से ये कहा जा रहा था कि भाई इसको तत्काल लागू भी कर दिया जाए 2024 के चुनाव से ही। लेकिन सरकार ने उसको जोड़ दिया जनगणना से कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनका सीमांकन होगा और सीमांकन के बाद जो सीटें पर ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, और उसके बाद ये जो विधेयक पास हुआ है लागू किया जाएगा। अब अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई है। ये कहा जा रहा था कि 26 में जनगणना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो बजट पेश किया गया उसमें जनगणना के लिए कोई फंड ही नहीं रखा गया। तो जनगणना कब स्टार्ट होगी सरकार यही अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। तो इसी को लेकर, क्योंकि 2027 में जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है ये चीफ जस्टिस भी बनेंगी, तो उनका ये कहना कि जो महिला आरक्षण विधेयक है ये उनके जीवन काल में ही, वो अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल की बात नहीं कर रही हैं, वो अपनी जीवन की बात कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनको भी ये लग रहा है कि जो बात विपक्ष कह रहा था कि जल्द तत्काल लागू करें, नहीं तो ये सरकार की मंशा नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की खातिर इस तरीके के विधेयक को संसद में लेके आई है, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है कि इसको लागू किया जाए। तो जाहिर सी बात है जब जनगणना ही नहीं हो रही, जनगणना ये सरकार नहीं कराती है, तो फिर ये 2031 में होगी जनगणना, और उसके आंकड़े आएंगे तो तब तक मालूम चलेगा 2034 का भी चुनाव निकल गया। तो जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार ये 2039 के चुनाव में संभवतः ये महिला आरक्षण विधेयक लागू हो पाए, सरकार उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। और उसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनका बयान आया है, उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं कि जो संसद से आपने कानून पास कराया है उसको लागू करने की मंशा है या नहीं है। ये तो क्लियर है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में तो ये संभवतः लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसके साथ में शर्तें जोड़ दी गई हैं तो उससे तो साफ दिख रहा है कि 10-15 साल तक तो ये कानून लागू होने वाला नहीं है। और इसको तो पारित होने में लगभग 3 दशक से महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है, आया भी कई बार संसद में, नहीं पारित हुआ। आखिर में जब पारित भी हो गया और विपक्ष ने भी उसमें पूरा सहयोग किया, अब उसको लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, जस्टिस को भी सवाल उठाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 3 दशक से ज्यादा समय, मतलब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय से महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर उसको लेके भी आया गया, लेकिन पास होते होते 2023 का वर्ष आ गया, और अब जिस तरीके से विधेयक पास हो पाया मुश्किल से, उसी तरीके से लग रहा है कि ये इसको लागू करने में भी दिक्कतें आएंगी। जिस तरीके से सबसे पहली बात तो जैसे सीमांकन से इसको जोड़ा गया, अभी तो सीमांकन को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है। दक्षिण के राज्य अलग उस सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, तो उसको उसी बात को चलते संभवतः जो जनगणना का कार्यक्रम है वो भी डिले होता चला जा रहा है। तो जिस तरीके का बयान सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं नागरत्ना, उनका बयान आया है, उससे तो साफ साफ है कि मोदी सरकार की जो मंशा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल सवाल उठा दिए हैं। धन्यवाद अविनाश। और सवाल इस पर जवाब जो है वो मोदी सरकार को देना मुश्किल होगा, क्योंकि सदन ने तो पारित कर दिया है, आप कानून
कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, और जब नहीं लागू करना था तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया चुनाव में कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर उसका प्रचार किया गया और धन्यवाद दिया गया, बधाई दी गई कि ये मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद से चुनाव बीतने के बाद पूरी तरह से खामोशी छा गई, और इस तरीके से खामोशी छा गई कि अब सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई अब तो लागू कर दीजिए उसको, 2 साल बीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि भाई उनके जीवन काल में ही कम से कम लागू हो जाए। तो यानी कोई आशा नहीं है, तंज बहुत तगड़ा तंज है। इसका मतलब कोई आशा और कोई किसी तरह की उम्मीद जो है वो जस्टिस बीवी नागरत्ना को नहीं है कि ये कानून जो है आने वाले 10-20 सालों में भी लागू हो पाएगा। तो मोदी जी ऐसे ही काम करते हैं, लंबी सोच के चलते हैं। आज कानून बनाएंगे, 100 साल के बाद लागू होगा। आज वो कह भी रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून के बारे में 2019 से ही सोच रहा। हाँ 2019 से सोच रहे थे, तो अब 2019 सोच रहे थे, 2025 में उसको बनाया है। अब वो 2025 में बनाया है तो 3025 में वो लागू होगा। 1000 साल तो आगे होना ही चाहिए, कम से कम 1000 साल की सोच के चलते हैं। विकसित भारत का सपना उनका 1000 साल का है, तो इसलिए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ कानून भी जो है 1000 साल के बाद लागू होगा। मोदी शायद यही कहना चाहते होंगे, तब जो है मोदी जो भी कहना चाहते हो, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं सरकार के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये जिस तरीके से महिला आरक्षण का कानून विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए एक उस मुश्किल क्षण है कि उसका जवाब क्या दें, और देना होगा उनको, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। आलोचना भी हो रही है और संविधान के तमाम जानकार उसको लेकर उपराष्ट्रपति को घेर भी रहे हैं। लेकिन सवाल जो ईवीएम पर एक बार फिर उठा है, वो एक देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंदोलन की तैयारियां पहले से ही हो रही हैं। लेकिन अब उसमें बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ईवीएम को किस तरीके से वहाँ छेड़छाड़ की जाती है, उसका दुरुपयोग होता है, उस प्रक्रिया में, उस पूरी सिस्टम में शामिल व्यक्ति ही बता रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से निलंबित इंस्पेक्टर ने कहा है कि उनको 10 लाख रुपए दिए गए कि आप ईवीएम से दूर रहिए, ये एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक विवाद खड़ा करने वाला है। चुनाव आयोग पर भी एक बहुत बड़ा सवाल फिर से और मजबूती के साथ उठ गया है। चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति इस पर काफ़ी गर्म होने वाली है। रहेंगी हमारी निगाहें इन सारी खबरों पर। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।